आप सभी को मेरा नमस्कार। यह जो कार्यशाला अ, विवेकानंद केंद्र लखनऊ और उत्तर प्रदेश प्रांत से चल रही है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिले। उत्तम संतति प्राप्ति का शास्त्र क्या है, उसके लिए माता पिता, उनकी शरीर अवस्था, मनोअवस्था, घर का वातावरण कैसा होना है, बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार करते समय हमने क्या करना है, और ऐसे अनेक बहुत ही अच्छे विषय और बहुत ही प्रगल्भ वक्ताओं ने हमें उन विषयों को हमारे सामने रखा है। आज का अपना ये दिन, ये समापन का दिन है इस कार्यशाला का, और उस समापन के तौर पे मुझे कुछ समय के लिए आपसे सुखी समृद्ध परिवार से सार्थक जीवन एवं समर्थ राष्ट्र का पुनर्निर्माण इस विषय को लेते हुए कुछ समय आपके साथ चिंतन करने का भाग्य मिला है। जब हम कहते हैं कि परिवार या अपना समाज या राष्ट्र, ये भारत राष्ट्र, ये सारा जिस जीवन दर्शन से आया है या जिस जीवन दर्शन पर आधारित है, उस जीवन दर्शन को समझना इस क्षण में ये भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि ये पहले सत्रों में हुआ नहीं, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा हम उसका स्मरण करेंगे। यानी भारतीय संस्कृति में, हमारे राष्ट्र में हम कहते हैं कि मनुष्य ये अलग अलग नहीं है। यानी एक का दूसरे से यदि खून का रिश्ता नहीं है तो उनका एक दूसरे से कोई नाता नहीं है। यानी वी आर ऑल अनकनेक्टेड पार्ट्स। तो ऐसे जो हम है, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? मेरे यहाँ बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है। तो हमारे यानी संस्कृति में हम कहते हैं कि हम अलग अलग, एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं, ऐसा नहीं है। तो बहन जी, एक मिनट बहन जी, ये ऋषि अध्यात्म जी अपना माइक म्यूट करें। ऋषि अध्यात्म जी, जी आगे जारी करें आप। ओके। तो ये सारा हम नया सीख रहे हैं ना। कोरोना ने हमें बहुत सारी बातें सिखाई, इसके कारण कुछ अच्छी उपलब्धियां भी रही। जैसे आपके घर में बैठते हुए ये 3-4 दिन से अच्छे लोगों को सुन रहे हैं। तो यानी हम कहते हैं कि एक ही आत्म चेतना इन सारे रूपों में प्रकटित हुई है। जो श्लोक हम अपने घरों में गाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यानी मैं उस गुरु को मेरा नमस्कार है जिन्होंने मुझे मेरा सच्चा स्वरूप क्या है ये बताया, मेरा पद क्या है, यानी कौन सी स्थिति है, मेरी सच्ची स्थिति क्या है। तो मैं कौन हूं? ये शरीर मन बुद्धि का संघात नहीं हूं। तो मैं इस पूरे चराचर को व्याप्त करने वाली जो अखंड मंडलाकारम, ये मंडल अखंड चलता रहता है, बढ़ता जाता है, और पूरे चराचर को व्याप्त करने वाली आत्म चेतना मैं हूं। ऐसा मेरा स्वरूप जिस गुरु ने मुझे समझाया, उनको मेरा नमस्कार है। ऐसा ये श्लोक जो है वो हम बहुत घरों में गाते हैं, हम सब जानते हैं। यानी एक है वो अनेक रूपों से प्रकटित हुआ है, एक को हम बहुश्याम। या जैसे हम अभी थोड़े सहज अपनी भाषा में कहे तो मनुष्य का ही विस्तारित होने वाला स्वरूप यह परिवार है। परिवार का ही और विस्तारित होने वाला स्वरूप यह समाज है। समाज का ही विस्तारित स्वरूप राष्ट्र है, और राष्ट्र का ही विस्तारित स्वरूप यह पूर्ण विश्व है।
तो हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं। ये जो हमारा एकात्म दर्शन है, ये आज विज्ञान समझ रहा है, पर्यावरण भी समझ रहा है। पर्यावरण में भी हम कहते हैं कि हमारे अस्तित्व के लिए पेड़ आवश्यक है, नदियां आवश्यक है, ये छोटे केचुए होते हैं वो भी आवश्यक है। हर कोई पशु पक्षी प्राणी, नदी, पहाड़, सब हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं। तो पर्यावरण ने आज ये समझ लिया है। यदि हम देखते हैं तो विज्ञान में भी आज इसको समझ रहे हैं। यानी जैसे विज्ञान में वो क्वांटम फिजिक्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अध्ययन करने लग गए। पहले तो वो मानते थे कि ये पूरा विश्व एटम से बना है, एटम जो है वो इस विश्व की इकाई है। फिर उनके ध्यान में आया कि नहीं, एटम भी विभाजित हो सकता है, और एटम में बहुत सारे पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, सारे इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल्स है। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किससे बना है? तो इलेक्ट्रॉन 6 प्रकार के क्वार्क से बना है। अच्छा, क्वार्क क्या है? ऐसा करते 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 जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनके अध्ययन में जब साइंटिस्ट गए, तब कुछ तो भी अद्भुत हो गया। अद्भुत क्या हुआ कि जब वो सब एटॉमिक पार्टिकल आते समय वो रिफ्लेक्ट होगा या रिफ्रैक्ट होगा, ऐसा अध्ययन जब वो करने लगे, या उसके यानी एक्सपेरिमेंट कैसा होगा, ये कहाँ जाएगा, क्या करेगा, वो पार्टिकल करके आएगा या वेव करके आएगा, ऐसा अध्ययन जब साइंटिस्ट करने लगे, तब उनके ध्यान में आया कि जो साइंटिस्ट सोचता है वो होता है। यानी साइंटिस्ट यदि ये सोचता है कि अभी ये तरंग करके आएगा, यानी वेव के रूप में आएगा, तो वो वेव के रूप में आता है। नहीं, अभी वो फोटोन के रूप में यानी पार्टिकल के रूप में आएगा, तो वो पार्टिकल के रूप में आएगा, आ गया। ये सारा देख के सारे साइंटिस्ट हैरान हो गए। यानी उन्होंने कहा कि जैसा हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अध्ययन करते गए, तो अब हमें ये समझना है मनुष्य की चेतना क्या है। अभी ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे मन से जुड़े हैं, हमारे चेतना से जुड़े हैं। अच्छा, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? तो उन्होंने उसको अल्टीमेटली नाम दिया घटना। घटना यानी इंसिडेंट, यानी वो ऐसे प्रगटित होता है, लुप्त होता है, प्रगटित होता है, लुप्त होता है। इसीलिए वो फ्रिज ऑफ कापरा कहते हैं कि ये पूरा विश्व जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉग है। यानी इसमें सारे छोटे छोटे पार्टिकल है। अभी जैसे हम सब बैठे हैं, मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मैं देख रही हूँ आप में से भी कुछ लोग कुर्सी पे बैठे हैं। अभी वो कुर्सी सॉलिड है, उसमें मूवमेंट है या नहीं है, ये हम कैसा समझ सकते हैं? हम कहेंगे कि इसमें तो मूवमेंट नहीं है, ये तो सॉलिड है, एक जगह है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें सारे एटम्स है, एटम्स में प्रचंड गति चल रही है, और वो एटम्स इस सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स किससे बने हैं? तो वो एनर्जी से बने हैं। वो एनर्जी दिखती है, लुप्त होती है, यानी ये पूरा विश्व दिखता है, लुप्त होता है। फिर भी हम सबको कुर्सी कुर्सी दिखती है, पेड़ पेड़ दिखता है, पहाड़ पहाड़ दिखता है। यानी साइंटिस्ट कहने लग गए कि एक पूरा बड़ा वैश्विक मन है जिसके हम अंग है। अभी यहां तक विज्ञान आ गया है। तो ये तो सारा अलग विषय है, लेकिन हमारे लिए समझने की बात यह है कि एकात्मता यानी दिखने के लिए अलग अलग, जैसे शरीर में अलग अलग अवयव, अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग कोशिकाएं हैं, लेकिन इन सबकी चेतना एक है, इसीलिए वो सब चलते हैं। तो इसी प्रकार ये पूरा जो विश्व जो है, ये दिखने के लिए अलग अलग है, लेकिन इस सबकी विश्व चेतना जो है वो एक है, वो आत्म चेतना एक है। इसीलिए एकात्म जीवन दर्शन, यह एकात्मता ही, यानी उसका और सरल हिंदी शब्द देखना है तो आत्मीयता। ये सर्वत्र वही आत्मा है, सब मेरे ही है, वो अपनापन। ये अपनापन, आत्मीयता ही परिवार का आधार है, क्योंकि ये आत्मीयता, ये एकात्मता, ये इस अस्तित्व का सत्य है। तो परिवार का आधार भी आत्मीयता है, समाज का आधार आत्मीयता है, राष्ट्र का आधार आत्मीयता है, सृष्टि का आधार आत्मीयता है। यानी क्या? जैसे अभी परिवार है, तो परिवार में जैसे समझिए हमारा बहुत अच्छा घर है, और बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है,
बच्चे अच्छे स्कूल में कॉलेजेस में जा रहे हैं, लेकिन हमारे घर में यदि एक दूसरों के प्रति आत्मीयता नहीं है, स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं ठीक है वहां डॉक्टर का नंबर लिखा है, आप फोन कीजिए, और यहाँ क्या उबेर या ओला के नंबर लिखे हैं, आप गाड़ी को बुलवा लीजिए, आप जाइए। ऐसा यदि है तो वो घर घर नहीं है, वो परिवार परिवार नहीं है। यानी और कभी कभी जैसे हम जानते हैं कि जब ये हुआ, अपना देश जब खंडित हुआ था स्वतंत्रता के समय 1947 में, तो अपने बहुत सारे लोग दोनों दिशा से, पश्चिम और पूर्व से अपने देश में आए। तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि उनको सोने के लिए जगह नहीं थी, वो रास्ते पे सो रहे थे, और उनके उनके लिए रहने का कोई घर नहीं है। लेकिन पारिवारिक जो आत्मीयता थी वो होने के कारण वो परिवार था। यानी परिवार यानी सिर्फ घर नहीं, परिवार यानी सिर्फ सुख सुविधा नहीं, परिवार यानी सिर्फ एक जगह खाना खाते हैं इसलिए नहीं। तो परिवार जो है वह एकात्मता पर आधारित है, आत्मीयता पर आधारित है। अभी इसीलिए अच्छा परिवार होना है यानी वो आत्मीयता पर आधारित परिवार होना है। अभी प्रश्न ऐसा आता है कि ये एकात्मता जो है, जैसे अखंड मंडल जो होता है ना, तो वो बढ़ते 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 पूरे चराचर को व्याप्त करने वाली है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारे परिवार में अच्छी आत्मीयता है लेकिन समाज से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि फिर वो आत्मीयता जो है वो स्थायी नहीं है। यानी आत्मीयता सिर्फ परिवार तक रहेगी, आगे नहीं रह सकती, ऐसा हम कहेंगे तो कहीं ना कहीं परिवार पे भी स्ट्रेन आने लगता है, स्ट्रेस निर्माण होते हैं, परिवार के अंदर भी पुश एंड पुल शुरू हो जाता है। यानी ये एकात्मता ये अंदर एक है बाहर एक है ऐसा नहीं हो सकता है। तो पूरे विश्व को व्याप्त करने वाली ये आत्मचेतना, इसका परिवार अंग है। इसलिए परिवार इस समाज की इकाई है, इस राष्ट्र की इकाई है। और इसीलिए हमारा जो परिवार है, यानी हम अच्छे बच्चों को जन्म दे रहे, अधिजनन शास्त्र समझ के हम बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार कर रहे, लेकिन सारे अच्छे व्यक्ति है इसका मतलब हमारा राष्ट्र समर्थ राष्ट्र होगा, समर्थ भारत होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जब तक अच्छे संस्कारों में राष्ट्र का संस्कार, सामूहिक संस्कार वो भी निहित नहीं है, तब तक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व विकास है वो अपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति इस राष्ट्र और समाज का अंग है। इसीलिए हमारे घर में, यानी ये बाकी सारे अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना हम तो सब देखते ही है, इसके साथ साथ क्या हमारे बच्चों को हम राष्ट्र का बोध करा रहे, क्या हमारे बच्चों को हम राष्ट्र के प्रति एक आत्मीयता निर्माण कर रहे हैं, क्या हमारे बच्चों के प्रति इस राष्ट्र की आत्मा धर्म है, ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। धर्म यानी सबके प्रति आत्मीयता से व्यवहार, और मेरे जो ये सारे विस्तारित स्वरूप है, जैसे समाज, राष्ट्र, सृष्टि, उसके प्रति अपने कर्तव्य को निभाना, तो ये मेरा धर्म है। यदि मुझे किसी ने झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है तो मैंने भी किसी के साथ झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि दूसरा करके कोई है नहीं, वो अपना ही विस्तारित स्वरूप है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। वही जीवन जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी सारे चलते फिरते मुर्दे हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी। मैं एक बार अमेरिका में एक घर में रुकी थी, मेरा एक परिवार में निवास था, और उस समय वहाँ उनकी जो बेटी थी, वो बेटी मुझे बता रही थी कि उनके स्कूल में उन्होंने लाइब्रेरी से पुस्तक लाके पढ़ना है, और इतना 5 महीने तक वो कितना पुस्तक पढ़ता है हर कोई, उसकी सूची बनानी है और बाद में उनके टीचर को देनी है। तो इसलिए वो बहुत पढ़ रही थी। इसलिए मैंने पूछा तुम इतने पढ़ रही, तो बोली ऐसा है। तो मैंने कहा कि अच्छा लेकिन सूची देनी है ना, कि आपके टीचर टेस्ट भी करने वाली है। वो बोली नहीं, सूची देनी है, क्या क्या पुस्तक पढ़े उसकी सूची देनी है। मैंने कहा फिर कुछ लोग तो चाहे जो नाम लिख लेंगे, अब बड़ी सूची दिखाने के लिए कुछ 2-3 पन्ने पढ़ते हुए।
तो वो बोली नो नो, हाउ कैन वी डू लाइक दैट, दैट इज माय ऑनर। यानी ये मेरा आत्मसम्मान यदि सही रखना है तो मैं ऐसा झूठ कैसे दूंगी। वो ऐसा बोल रही है। तब मेरे मन में आया कि देखिए आज ये भी एक संस्कार है। आज हमारे देश में ऐसा संस्कार हमारे बच्चों के ऊपर हम करते हैं क्या, कि नहीं ये मेरा धर्म है, मैं झूठ नहीं कह सकती, ये मेरा धर्म है, मैं जो करती हूँ वही बताऊंगी। ऐसा परिभाषा हमारे बच्चों को आज हमने सिखाई है क्या, हमारे घर में है क्या। ऐसा होगा तो फिर जो हम बाकी पाश्चिमात्य देशों में देखते हैं कि वहां एक सिविक सेंस है, उसको जो जो उसकी सिविक ड्यूटी है हर कोई ठीक से करता है, और इसलिए वो राष्ट्र प्रगत हुए हैं। उनमें कमियां अनेक है, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक सिविक सेंस है, एक जो अपना कर्तव्य है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, एक जो एक प्रामाणिकता है सामाजिक व्यवहार में, वो हमारे जीवन में आज हमारे बच्चों के संस्कारों में आनी है। और इसके लिए हम इन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं क्या, करते हैं क्या, हम बताते हैं क्या नहीं बेटा तेरा ये धर्म नहीं है, या हम कहते हैं क्या ये मेरा धर्म है कि ये काम मैंने हाथ में लिया है मैं इसको ठीक से ही करूंगी। ऐसी यह जो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भारत राष्ट्र का प्राण धर्म है, तो इस धर्म को सही अर्थ से समझना। धर्म यानी सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, धर्म यानी सिर्फ जब तीर्थ यात्रा नहीं है, ठीक है वो भी करना है क्योंकि उससे अपनी आत्मशक्ति बढ़ती है धर्म पालन करने के लिए, लेकिन सिर्फ वो यानी धर्म नहीं है। तो अपना ये जो कर्तव्य है सारे समष्टि के प्रति, या हर एक के साथ आत्मीयता से जो व्यवहार है, और कभी कभी परिवार समाज राष्ट्र के हित में जो खुद का त्याग करना है, अपने समय ऊर्जा का त्याग करना है, कभी परिवार का त्याग करना है, ये जो आवश्यकता होती है वो भी धर्म में आती है। तो ऐसा धर्म आज हमने परिवार में प्रतिष्ठित किया है क्या, हमारे बोलने में ऐसा शब्द आता है क्या। तो ये एक बात। दूसरा, हमारे बच्चों को राष्ट्रबोध हो, यानी छोटी सी बच्ची भी हमारे घर में अभिमान से ये बोल सकती है क्या कि हाँ मैं भारत की हूँ, मेरा देश भारत है और भारत एक विशेष देश है। ऐसा कभी हमने अपने बच्चों को घर में बातें करते करते, खाना खाते खाते बताया है क्या, ये भी एक प्रश्न हम खुद को पूछ सकते हैं। या हमारे घर में कौन से पुस्तक होते हैं, कौन से मैगजीन्स आते हैं, मासिक आते हैं, हमारे घर में कौन से चित्र लगे हैं। जैसे मुझे याद है कि मेरे घर में अंदर प्रवेश करते ही 3 बड़े चित्र थे, एक महाराणा प्रताप, एक छत्रपति शिवाजी महाराज और तीसरा गुरु गोविंद सिंह, बहुत सुंदर। तो हम पिताजी को पूछते थे, माँ पिताजी को, कि ये कौन है, फिर वो हमें उनकी कहानियां बताते थे, तो उसका एक बहुत गहरा संस्कार हुआ। या हमारे यानी जैसे ऐसे बहुत घरों में होता है, मैं मेरा उदाहरण दे रही, लेकिन आपके भी ऐसे अनेक उदाहरण होंगे कि जैसे मेरे पिताजी तो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, परिवार बहुत बड़ा था, तो यानी महीना 20-21 तारीख आने के बाद तो अभी 1 तारीख का वेतन कब आएगा ऐसा ही राह देखना है, यानी ऐसी साधारण परिस्थिति थी। फिर भी मेरे पिताजी ने हम सबके लिए पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे मासिक लगाए थे उस समय के, जैसे चंदा मामा है या किशोर करके एक मैगजीन था। फिर हमारे घर में उस समय ऑर्गेनाइजर आता था, यानी जो राष्ट्र के बारे में बताने वाले मासिक है या न्यूज़पेपर्स है। ऐसा एक जो अपने घरों में आने वाला साहित्य, वो क्या होता है, जैसी नव दंपति है वो अभी नया घर बना रहे हैं, वो उसका नियोजन कर रहे हैं कि हमारे घर में ये होना है, यहाँ फ्रिज रहेगा, यहाँ टीवी रहेगा, टीवी इतने इंच वाला होगा। अच्छा है, ये सारा वो नियोजन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नियोजन भी होता है क्या कि हमारे घर में ये जो शोकेस होगी ना, उसमें अपने देश के सारे जो महान व्यक्ति है, कम से कम 100 महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र यहाँ रहेंगे, यानी कभी भी हम भी वो लेकर पढ़ेंगे या हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसा अपना चिंतन, ऐसे अपने घरों में राष्ट्र का संस्कार होता है क्या, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि सुखी समृद्ध परिवार से सार्थक जीवन और समर्थ राष्ट्र हो सकता है, उसी प्रकार समर्थ राष्ट्र है तो ये यानी
पारिवारिक जीवन भी सुखी समृद्ध हो सकता है। जैसे मैं आपको दो उदाहरण बताऊंगी। एक बार मैं प्रवास कर रही थी और प्रवास में मैं हावड़ा से यानी कलकत्ता से प्रवास कर रही थी और केरल तक यानी त्रिवेंद्रम तक मेरी ट्रेन थी। उसमें खड़गपुर में काफी सारे युवा चढ़े जिनको यहाँ केरल में उतरना था, केरल के थे वो। और अभी 3-4 दिन का प्रवास होता है वो, तो बैठे थे, गप्पे चल रही थी। फिर उन्होंने पूछा आप कौन है, क्या करती है। मैंने बताया मैं विवेकानंद केंद्र की कार्य करती हूँ, जीवन व्रती कार्य करती हूँ, मैं काम करती हूँ। तो उन्होंने पूछा जीवन व्रती क्या है। मैंने बताया कि इस काम के लिए मैंने मेरा पूरा जीवन उसके लिए दे दिया है। तो आपको कितना वेतन मिलता है। मैंने कहा हमें कुछ वेतन नहीं मिलता है, लेकिन हमारी आवश्यकताएं पूरी की जाती है। तो फिर उन्होंने पूछा आप क्या पढ़ी है वगैरह, फिर ऐसा सब शुरू हो गया। फिर एक युवा ने मुझे बोला ये क्या दीदी, आप क्यों आपका जीवन ये बर्बाद कर रही है, इस राष्ट्र ने आपको क्या दिया है, क्यों हमने राष्ट्र के लिए काम करना है, ये राष्ट्र ने हमें क्या दिया है। तो मैंने उनको उस समय तुरंत जवाब नहीं दिया। मैंने उनको बताया ठीक है मैं बताऊंगी बाद में। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो थोड़ा भूल गए इस विषय को, फिर जब बात हो रही थी, मैंने उनको पूछा कि अच्छा आप कितने दिनों के बाद घर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी हो गए 10, किसी ने कहा 10 महीने के बाद, किसी ने कहा 6 महीने के बाद। तो मैंने कहा जब आप घर जा रहे हैं अभी, तो क्या आपको ये डर है कि घर में वही माँ है या वही पिता है, या अभी माँ बदल गई है या पिता बदल गई है, या माँ पिता का डिवोर्स हो गया है, ऐसा डर है आपको। तो उन्होंने बोला क्या बात करती है दीदी आप, ऐसा ऐसा हमारे घरों में कुछ नहीं है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। फिर मैंने उनको बोला कि अच्छा आप अभी घर जा रहे हैं तो आपकी माँ बोलेगी क्या कि ये आ गया अभी, अभी मुझे मेरा सारा स्वातंत्र चला गया, अभी मुझे इसके लिए 3 बार खाना बनाना होगा, आपकी माँ ऐसा बोलेगी क्या। तो बोले दीदी आप क्या बात कर रही है, हमारी माँ तो राह देख रही है, और जितने दिन अब हम घर में रहेंगे माँ हमारे लिए क्या क्या नए नए व्यंजन करके खिलाएगी। फिर मैंने कहा कि अच्छा जब आप घर जाओगे तो आपके जो रिश्तेदार है या आपकी जो दीदी शादी होके गई है, तो ये सारे आपको मिलने आएंगे क्या। तो वो बोले अरे हाँ वो तो सब आएंगे, हमारा एक बहुत अच्छा फैमिली गेट टुगेदर होगा, बहुत आनंद आएगा। फिर मैंने उनको पूछा कि अच्छा ये बताइए अभी हम ट्रेन में जा रहे हैं, आपको नींद ठीक से आ रही है क्या। तो उन्होंने कहा दीदी आपको क्या हो गया, आप ऐसे उटपटांग से प्रश्न क्यों पूछ रही है, जिसके उत्तर एकदम ऑब्वियस है आप ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रही है। हम तो आपने देखा नहीं क्या, हम तो कितने अच्छे से घोड़े बेच के सो रहे थे। तो मैंने कहा मैंने देखा ना, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ इस राष्ट्र ने हमें क्या दिया। तो इस राष्ट्र ने हमें ऐसे माँ पिता दिए हैं कि जो सर्वस्व त्याग करते हुए अपने बच्चों के लिए ही जीवन जीते हैं। मुझे मेरा जीवन चाहिए, अभी बेटा आएगा तो मेरे स्वातंत्र कम हो जाएगा, ऐसी माँ हमारी सोचती नहीं है। ये हमारे संस्कृति ने हमें ऐसे माँ पिता दिए हैं जो एक दूसरों को स्वीकारते हैं, परिवार को बड़े आनंद से त्याग से बड़ा करते हैं। हमारे भारत राष्ट्र ने हमें ये दिया है कि समाज में जो एक सुख शांति है या परिवार से जो प्रेम सुरक्षा मिलती है, हम आनंद से सो सकते हैं, हमें स्लीपिंग टैबलेट्स नहीं ले सकती है। आप अपने परिवारजनों के साथ आप हंस सकते हैं। मैंने उनको बताया कि मुझे एक व्यक्ति पता है, उनका नाम स्टीफन नैप है, आज भी है वो। और उन्होंने मुझे बताया था कि जब मैं 15 बरस का था तो मैं इतना डिप्रेशन में गया, मुझे जीवन का आनंद ही समाप्त हो गया, मैं हंस नहीं सकता था। और ऐसे समय में मैं एक बार जा रहा था, यूएस के है वो, तो मंदिर से कुछ आवाज आई तो वो अंदर गए, तो रामकृष्ण है, कृष्ण का मंदिर था, राधा कृष्ण का, और वहां आरती हो रही थी, कुछ लोग नाच रहे थे, हरे राम हरे कृष्ण का जप चल रहा था। और वो बोला कि मुझे एकदम इतना अच्छा लगा, और धीरे धीरे फिर वो उसी में काम करने लग गए। तो अभी वो खुद को नंदन नंदन दास कहते हैं, स्टीफन नैप नाम का भी उपयोग करते हैं। तो मैंने कहा ऐसा जीवन में हंसी नहीं सकते, जीवन की हंसी चली गई, ऐसा हमारा नहीं होता है। हम आनंद से हंस सकते हैं, सो सकते हैं, अपने परिवार जनों के साथ आनंद ले सकते हैं, इससे और जीवन में क्या चाहिए बताइए। बाकी तो अपने कर्तृत्व से जो घर में हमें घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो तो आ ही जाएगा, लेकिन ये जो है ये तो बेसिक है।
ये नहीं है तो उसका भी कोई महत्व नहीं। ये हमारे राष्ट्र ने हमें दिया है और हमारा राष्ट्र इन्हीं मूल्यों के साथ इस प्रकार से रहे, इसके लिए हमें अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है। फिर उन्होंने बोला कि हाँ दीदी, आप जो कह रही उसमें है, देयर इज सम पॉइंट इन व्हाट यू से, ऐसा करते हुए उन्होंने बताया। दूसरा जो उदाहरण है वो जब ये हुआ था अपने देश में, मुझे लगता है एक जो शायद वाजपेयी सरकार ही थी तब, उस समय विमान का अपहरण हुआ था और उस विमान को लेकर गए थे कंदहार। और डिमांड उनकी ये थी कि जो सारे टेररिस्ट हमने पकड़ के जेल में डाले थे उनको छोड़ना है। अभी इन टेररिस्ट को छोड़ेंगे तो और टेररिज्म, आतंकवाद बढ़ता रहेगा, तो इन आतंकवादियों को छोड़ने का सरकार का मानस नहीं था। लेकिन समाज पक्का नहीं था, परिवारों में ये राष्ट्र के सुरक्षा के, राष्ट्रबोध के, त्याग के संस्कार नहीं थे। और इसीलिए सारे जो लोग उस विमान में थे, उनके जो रिलेटिव्स थे, उनको टीवी पे दिखा रहे, कुछ रो रहे, कुछ बोल रहे नहीं कुछ भी कीजिए लेकिन हमारे लोगों को वापस लेकर आइए। कुछ लोगों ने तो जब कैबिनेट मीटिंग चल रही थी जाके दरवाजे को तोड़ दिया, यानी और अंदर जाने का प्रयास किया। ऐसा सारा हो रहा था। उस समय ऐसे 2-3 लोग थे, मुझे याद है एक लड़की, उसने बताया कि हाँ मेरे पिता उसमें है जो मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन यदि राष्ट्र की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज करते हुए मेरे पिताजी को छोड़ना है तो ये मुझे ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पिताजी का प्राण भी जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा महत्व की है। यदि सारे लोग ऐसा कहते तो हमने उन जिन्होंने अपहरण किया था, उन अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत चल रही थी। उन्होंने तो पहले काफी सारे आतंकवादियों को छोड़ने का डिमांड की थी, फिर वो कम करते 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 4 तक आई थी। और थोड़ा समय यदि अपने लोग शांति से, त्याग से, राष्ट्र के हित में निर्णय लेते हुए शांत रहते कि जो भी होना है राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, ऐसा यदि कहते तो सरकार और बात करते करते एक भी आतंकवादी को वापस नहीं करते। लेकिन ये सारा वो आने लगे और उनकी भीड़ पैदा होने लगी। आखिर सरकार ने 4 आतंकवादियों को वापस किया और हम जानते हैं उन चारों में से ही वो 2 है, हाफिज सईद वगैरह, जिन्होंने ये बाद में जो बहुत सारे आतंक के जो हमले अपने देश में हुए, जो बॉम्बे में हुआ था वो भी और बाकी के भी, वो सारे उन्होंने कराए थे। यानी इन लोगों को छोड़ने के लिए बाद में कितने सारे हजारों लोगों का जान गई। यानी परिवार में यदि राष्ट्रबोध है, हम राष्ट्र के प्रति पक्के हैं, राष्ट्र हित को प्राथमिकता देते हैं, तो धीरे धीरे समाज भी सुरक्षित होता है, ये राष्ट्र का भी सामर्थ्य बढ़ता है। लेकिन हम कमकुवत है, हमारे ऊपर सिर्फ व्यक्तिवादी विचार है, मैं और मेरा परिवार सुखी है तो हो जाएगा, बाद में वो आतंकवादी छूटेगा, वो जो भी करेगा उसका मुझे क्या है। ऐसा यदि हमारी सोच होती है तो धीरे धीरे पूरा समाज ही टूटता चला जाएगा, असुरक्षित होता चला जाएगा। इसीलिए परिवार में ये जो संस्कार है राष्ट्रबोध का या राष्ट्र का, यह राष्ट्र का संस्कार जरूर होना है। दूसरा ऐसा है कि राष्ट्र के बारे में जाना, उनके जो महान लोग हैं उनके बारे में जाना, लेकिन मेरे समाज के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये यदि हमारे बच्चों के ऊपर उसका संस्कार नहीं है तो हमारे बच्चे यानी और आगे जाते हुए और तोड़ते तोड़ते जाएंगे। यानी जैसे ये अखंड मंडलाकारम हमने देखा ना, तो यदि मैं देखती हूँ कि मेरे माता पिता समाज के लिए अपना थोड़ा बहुत निश्चित समय ऊर्जा देते हैं, तो वो देखकर मैं भी समाज के लिए समय ऊर्जा दूंगी। यदि मैं थोड़ी स्वार्थी हो जाती हूँ तो कम से कम मैं मेरे माता पिता का तो ख्याल रखूंगी। लेकिन यदि मेरे माता पिता ही सिर्फ परिवार का ही विचार करने वाले हैं, यानी हमारा पैसा, हमारा ये ऐसा विचार करने वाले हैं, तो जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं भी वैसा ही विचार करूंगी, तो माता पिता भी भार लगने लगते हैं।
यानी मनुष्य को यदि तोड़ने का सिखा दिया, यानी ये पूरा अखंड मंडल नहीं, एकात्मता नहीं, तो सृष्टि का विचार छोड़ दीजिए, राष्ट्र का छोड़ दीजिए, समाज का छोड़ दीजिए, बस परिवार का विचार कीजिए। ऐसा यदि हमारे परिवार में होता है तो बाद में बच्चे वहां तक रुकते नहीं हैं, वो परिवार भी टूटने लगते हैं। पश्चिम में ऐसा ही हुआ है, परिवार टूटने लग गए, फिर वहां तक भी नहीं रुकता है, फिर मनुष्य का भी शरीर मन बुद्धि एकात्म नहीं रह सकता है, इसीलिए वो सोना चाहता है तो सो नहीं सकता है, ऐसे स्थिति में आ जाता है। इसीलिए बच्चों के ऊपर ये संस्कार हम प्रत्यक्ष राष्ट्र कार्य में, समाज कार्य में जुड़कर ही कर सकते हैं, तो वह भी होना है। तो इसीलिए अपना थोड़ा बहुत निश्चित समय, ऊर्जा राष्ट्र कार्य में, समाज कार्य में हमने देना है। ऐसा जब हम करेंगे तभी हमारे बच्चों के ऊपर भी वो संस्कार होता है, और जितना समाज शांत होता, शांतिपूर्ण होता है, उतना परिवार में भी और सुख होता है, एक एक प्रकार की आत्मीयता रहती है, क्योंकि वो पूरे समाज से जुड़ा है, पूरे आजू बाजू के लोकेलिटी से जुड़ा है। जैसे एक बार मुझे कोई किसी एक सेमिनार में एक स्त्री बता रही थी, मेरी बेटी ट्यूशन के लिए बस ये यानी 3 चौक पार करके उसको जाना होता है, और शाम को आते आते 7 बज जाते हैं, तो मुझे रोज डर होता है कि मेरी बेटी की सुरक्षा, यानी उसको कुछ होगा क्या, उसको अकेला आना पड़ता है, यानी वैसे रास्ता है, रास्ते से लोग जा रहे हैं, फिर भी वो ऐसा बता रही थी। तो किसी ने उनको तुरंत उत्तर दिया, यदि आपके इस अड़ोस पड़ोस में सबके साथ संबंध होते, संपर्क होते, तो आपकी बेटी आपकी नहीं होती, सबकी होती, और यदि उसको कोई कुछ कर रहा है तो तुरंत वो रोकने वाले लोग भी होते। तो यह जो है कि जितना हम समाज को देते हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित होते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को अच्छा खाना देते हैं, अच्छे स्कूल में भेजते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छा घर देने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिस समाज में अपने बच्चे बड़े होने वाले हैं, दौड़ने वाले हैं, खेलने वाले हैं, विवाह करने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, उन बच्चों को अच्छा समाज देने के लिए हम क्या कर रहे हैं? और हम तो सब जुड़े हुए हैं। यदि समाज विघटित होता है तो परिवार विघटन होने में समय नहीं लगेगा, और इसीलिए हमने समाज में संगठित जो प्रयास चल रहे हैं उससे जुड़कर कार्य करना है। दूसरा जो बहुत महत्व का, जो लेकिन पहले कुछ सत्रों में आया है, इसीलिए मैं लूंगी नहीं, कि ये भारत ये साधारण देश नहीं है, ये भाग्य से ही भारत जैसे देश में जन्म मिलता है, और इस भारत का कोई नियत कार्य है। इस नियत कार्य को हम समझते हैं तो उसके अनुसार हमारे बच्चों के ऊपर भी संस्कार होते हैं, और धीरे धीरे ऐसा होगा कि आने वाले 1-2 पीढ़ी में हमारा भारत फिर से विश्व को मार्गदर्शन करने वाला जगत गुरु का स्थान प्राप्त कर सकेगा। तो इसीलिए अच्छी संतान प्राप्ति के तो हमने चर्चा की ही। अभी इन अच्छे संतान प्राप्ति का जो जीवन है, जो सुखी समृद्ध होना है, तो उसके लिए राष्ट्र और समाज भी सामर्थ्यशाली चाहिए, तभी अपना जीवन भी सार्थक होता है। जब हम अपने बच्चों को राष्ट्र से जोड़ते हैं तभी अपने जीवन में भी सार्थकता आती है। तो ऐसा सार्थक जीवन हम जिए और अपने राष्ट्र को समर्थ बनाएं, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार। जी दीदी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और विवेकानंद केंद्र लखनऊ के सभी साथी, विशेष करके अश्विनी जी की प्रेरणा से यह कार्यक्रम आरंभ हुआ, उन्हें भी साधुवाद। कुछ प्रश्न हम ले लेते हैं। जिन साथियों को प्रश्न रखना है वो अपना हैंड राइज कर सकते हैं। दीदी तब तक मैं अपनी तरफ से एक प्रश्न कर देता हूँ। आपने जो संस्कार करने की बात कही, विशेष करके राष्ट्र के लिए प्रेरित करने के लिए, तो इसमें निसंदेह माता पिता की भूमिका और गुरु की भूमिका दोनों की है। इस पे थोड़ा सा कुछ और स्पष्ट करें कि शिक्षा में
और संस्कार में हमें कहाँ पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, कभी जब भी हमें कोई समस्या का हम चिंतन कर रहे हैं, तो उस समय अपने हाथ में क्या है, यानी अपने हाथ में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हम बदल सकते हैं, उस पर चिंतन करना है। तो जैसे शिक्षा पद्धति या शिक्षा विद्यालय है, उस विद्यालय का माहौल या शिक्षक आज डायरेक्टली हमारे क्या कहेंगे, कंट्रोल के घटक नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, हम स्वयं है, अपना परिवार है। तो इसीलिए बच्चों के ऊपर संस्कार करने के लिए भूमिका दोनों की है, परिवार की भी है, शिक्षा की भी है, यानी शिक्षक की भी है। लेकिन हम अपने हाथ में जो है, यानी अपना परिवार है, तो हम परिवार से ये संस्कार करने का ज्यादा से ज्यादा चिंतन करें। यदि हमारा पेशा शिक्षक का है, तो मैं शिक्षक करके क्या कर सकता हूं, ऐसा चिंतन हम जरूर कर सकते हैं। इसीलिए जो शिक्षक है वो दो प्रकार से, यानी उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, उनके प्रभाव क्षेत्र दो होते हैं, स्वयं का परिवार और वो जहां पढ़ाते हैं वो बच्चे। तो ऐसा हम जरूर करें। जी धन्यवाद। इस पर पुनरुत्थान विद्यापीठ इंदुमती ताई जी के नेतृत्व में आचार्य मेहुल शास्त्री जी हैं, गायत्री दीदी के नेतृत्व में गायत्री परिवार, कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं अच्छा सा। विवेकानंद परिवार की ओर से क्या ऐसा कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है या भविष्य में चलाए जाने की संभावना है, जो सीधे सीधे इसी मुद्दे को परिवार संस्कारों के लिए, परिवार प्रबोधन की दृष्टि से हो? विवेकानंद केंद्र में एक तो केंद्र ने एक पुस्तक भी लाया है, उत्तम संतति का शास्त्र, उत्तम संतान प्राप्ति का शास्त्र। दूसरा, विवेकानंद केंद्र परिवार सम्मेलन भी लेता है, जिसमें इन विचारों को, इन विषयों को लिया जाता है। तो नवदंपतियों के सम्मेलन या दंपतियों के सम्मेलन, क्योंकि वानप्रस्थी दंपति के भी कोई जिम्मेदारी होती है ये संस्कार की, तो कभी उनको लेते हुए भी। दूसरा, विवेकानंद केंद्र ने जो योग के प्रतिमान विकसित किए हैं, तो शिक्षकों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है। उसी प्रकार दंपतियों के लिए भी है, जिसका नाम सहयोग है। तो उसमें 3-4 विषय, और फिर क्या योग के कौन से आसन प्राणायाम हम घर में कर सकते हैं, ध्यान कैसे कर सकते हैं, जो विषय है उसमें पति पत्नी कैसे समन्वय से, सामंजस्य से परिवार को चलाना है। फिर जैसे प्रजननम, यानी अच्छे बच्चे और उनके ऊपर अच्छे संस्कार करने का शास्त्र क्या है। और तीसरा, ये जो आज हमने थोड़े में देखा कि सार्थ, यानी समर्थ परिवार ही समर्थ भारत को बना सकता है। तो ऐसे 3 मुख्य कॉन्सेप्चुअल विषय होते हैं, फिर उसके ऊपर मंथन होते हैं, चर्चाएं होती है, प्रस्तुतिकरण होता है, लोग अपने अनुभव भी जोड़ते हैं। तो ऐसा ये 2 पूरे दिन का सहयोग कार्यशाला होती है योग की। तो ऐसे अलग अलग गतिविधियां चलते हैं। और बच्चों के ऊपर जो राष्ट्र का संस्कार करना है, सामूहिक संस्कार करना है, यानी परिवार में तो होता ही है, जैसे आपने विद्यालय को लेकर पूछा था, तो परिवार के साथ साथ आज, क्योंकि आज का जीवन इतना अपना जटिल हो गया है कि परिवार में भी हम पूरे सक्षम हो सकते हैं या नहीं, ऐसा कभी कभी संदेह आता है, समस्या आती है। तो ऐसे समय विवेकानंद केंद्र, चिन्मय मिशन वगैरह, ऐसे जो अनेक संगठन हैं जिनके बच्चों के लिए चलाने वाले, संस्कार करने वाले गतिविधियां होती है, जैसे विवेकानंद केंद्र में बच्चों के लिए संस्कार वर्ग है, या फिर सबके लिए योग वर्ग, केंद्र वर्ग है, युवाओं के लिए स्वाध्याय वर्ग है। तो इसमें भेजने से भी ये जो संस्कार आवश्यक है, ये दोनों संस्कार निश्चित रूप से होते हैं। दीदी, एक प्रश्न ये किसी साथी का है, वो पूछ रहे हैं भारत में कुटुंब की संकल्पना क्या है? हाँ, अपनी भारत कुटुंब की संकल्पना भी
रिजिड नहीं है, फॉसिलाइज नहीं है। यानी जैसे माता पिता बच्चे, या ज्यादा से ज्यादा दादा दादी माता पिता बच्चे, ऐसी नहीं है। तो अपने यहाँ कुटुंब की संकल्पना भी विस्तारित होती जाती है, और वो विस्तारित होते होते पूर्ण वसुधैव कुटुंबकम यहाँ तक जाते हैं। क्योंकि कुटुंब में ही आत्मीयता का, एकात्मता का अनुभव बच्चे कर सकते हैं। तो उसी आत्मीयता को बढ़ाते हुए समाज में, राष्ट्र में और पूरी सृष्टि में, यानी हम विश्व को मार्केट समझते नहीं है। मार्केट में हमेशा फायदा और नुकसान की बात होती है, एक्सप्लॉइटेशन, शोषण होता है, मेरा ही हित होना है, मुझे ही प्रॉफिट होना है, ऐसा विचार होता है। लेकिन परिवार में एक दूसरों का ख्याल होता है, इसीलिए हम विश्व को परिवार करके देखते हैं। तो हमारे यहाँ परिवार की संकल्पना यानी छोटी इकाई कुटुंब की कम से कम 3 पीढ़ियों की है, यानी दादा दादी माँ पिताजी बच्चे, कम से कम। थोड़ा विस्तारित करेंगे तो जैसे अपने पहले जॉइंट परिवार होते थे, जिसमें सारे भाई एक साथ रहेंगे, तो यानी बड़े पापा होंगे, चाचा होंगे, ताऊ जी, चाचा, ऐसे सब एक साथ रहते थे। आज शायद हम अपने नौकरी के कारण वगैरह ऐसा नहीं रहते हैं, लेकिन अपनी आत्मीयता कायम है। तो हम ये जरूर देखेंगे कि बरस में 1 बार 2 बार क्यों ना हो, हम 5-6 दिन सारे बच्चों को एक साथ रखते हुए उनको एक साथ रहने की एक अनुभूति कराए कि दूसरों के साथ शेयर कैसे करना है, कार्य कैसे करना है। तो ऐसा हो सकता है। इसीलिए अपने यहाँ की संकल्पना कुटुंब की ये फॉसिलाइज नहीं है, रिजिड नहीं है, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है। ये विस्तारित होते होते पूरे विश्व को व्याप्त करने वाली है।